तो कक्षा 9वीं का इस तरीके से आपका 10 दिसंबर को सामाजिक विज्ञान का पेपर आने वाला है और यही आपका पैटर्न रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपके क्वेश्चन के निर्देश दिए गए होंगे और यही आपका पैटर्न रहेगा, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन का पैटर्न आ रहा है क्योंकि ओपन बोर्ड आपके पेपर जो है बना करके भेज रहा है। देखिए, और ये रहेगा आपका एक मॉडल पेपर जिसे हम पूरा कंप्लीट करेंगे। इससे आपके देखिए बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे मैंने हिंदी की तैयारी करवाई थी, आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, मैंने हिंदी का पूरा सॉल्यूशन के साथ डाल दिया है ताकि आप अपना मिलान कर सकें। तो देख सकते हैं उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन मेरे बताए हुए आए हुए हैं, है ना। कवि परिचय आए हैं पूरे और व्याख्या वगैरह आई हैं पूरे क्वेश्चन, मतलब लगभग कई सारा % बहुत ज़्यादा आया है। अब हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान की पूरी तैयारी। ये वीडियो पूरा आप देख लीजिएगा तो आपके पेपर में इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले निर्देश पढ़ लेते हैं। ये सारे निर्देश आपको दिए गए हैं, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। 1 से 5 तक आपके 30 नंबर के वस्तुनिष्ठ हैं, 6 से 17 तक आपके 2 नंबर के प्रश्न हैं और 18 से 20 तक आपके 3-3 अंकीय प्रश्न दिए गए हैं। इसके बाद 21 से 23 तक आपके 4-4 नंबर के प्रश्न हैं और यह प्रश्न पत्र अभ्यास हेतु हम एक नमूना प्रश्न पत्र देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे प्रश्न दिए गए हैं। ये रहेगा हमारे सही विकल्प के रूप में सबसे पहले आपके 6 नंबर के प्रश्न आने हैं। पहला कहता है कि भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है, तो हिंद महासागर है। आपने मैप देखा होगा, सबसे नीचे कौन सा सागर है, हिंद महासागर है। अगला है आपका किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, तो गोदावरी नदी को। किसे, गोदावरी नदी को लगा लीजिएगा आंसर। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपके अगले इंग्लिश की तैयारी में करवा सकूं। अगला है आपका फ्रांस की क्रांति कब आरंभ हुई थी, तो 1789 में। कब हुई थी, 1789 में, आंसर याद रखिएगा। और हिटलर का प्रमुख अर्थशास्त्री कौन था, ऑप्शन दिए गए हैं हॉलमार्क साख्त, जॉन एवर्ट, विलियम केसर, हिंडनबर्ग। तो आंसर हो जाएगा आपका हॉलमार्क साख्त। इसको बिल्कुल से आंसर को याद कर लो। अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र के लिए आवश्यक है धन बल, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, अशिक्षा या निरंकुशता। तो आपका आंसर रहेगा यहाँ पे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, है ना, लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। इनमें से एक स्थायी पूंजी कौन सी है, 6वें नंबर का है। इनमें से स्थायी पूंजी कौन सी है, आपका आंसर रहेगा यहाँ पे भूमि। तो इस तरीके से हमारे सभी आंसर ये हो जाते हैं सही विकल्प के कंप्लीट। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि आपके पूरे पेपर यहाँ पे आपके कवर करवाए जाएंगे, है ना, तैयारी आपकी करवाई जाएगी। और आगे आपकी वार्षिक परीक्षा का भी टाइम टेबल आ चुका है, तो उसकी तैयारी आपको करनी है, तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपकी तैयारी में करवा सकूं। देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 6 नंबर के रिक्त स्थान है आपके। पहला कहता है कि भारत की भूमि का क्षेत्रफल खालिस्तान वर्ग किलोमीटर है, तो कितना है, 32,87,263 वर्ग, है ना, 263 वर्ग किलोमीटर। इसको याद रखना, ये आपका रहेगा। अगला है आपका लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के बसना खालिस्तान कहलाता है, तो क्या कहलाता है, प्रवासन कहते हैं उसे। क्या कहते हैं, प्रवासन। ये उत्तर में आपको लगा लेना है। अगला है खालिस्तान पुस्तक को क्रांति का बाइबल कहा जाता है। किस पुस्तक को, तो दास कैपिटल को। दास कैपिटल को क्रांति का बाइबल कहा जाता है, ये उत्तर में याद कर लेना, दास कैपिटल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल खालिस्तान होता है तो 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है, तो इसको आंसर में याद कर लेना। अगला है भारत में वोट डालने की उम्र। वोट डालने की उम्र जितनी कितनी है सभी को पता है, 18 वर्ष, है ना, तो ये आपका उत्तर रहेगा। और अभी तक आपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर नहीं किया है तो अपने ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वह भी पूरे जो है मॉडल पेपर को तैयार कर सकें। देखिए, अगला क्वेश्चन आ जाता है लोकसभा सदस्यों को चुनाव चिन्ह प्रदान करता है, तो कौन करता है, जो निर्वाचन आयोग होता है वो यहाँ पे क्या करता है, चुनाव चिन्ह देता है, निर्वाचन आयोग। ये आपका उत्तर हो जाएगा, निर्वाचन आयोग इस वाले का। अगला है आपका सत्य असत्य के रूप में आपको क्वेश्चन लिखना है, तो 6 नंबर के आपके आने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है भारत दुनिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है, तो ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि रूस में सामूहिक खेती को कोल खोज कहा जाता है, तो ये भी आपका सत्य रहेगा, है ना, ये आपके। अगला है आपका भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ये भी आपका बिल्कुल राइट है, सत्य रहेगा। अगला है लोकतंत्र में शासकों का चुनाव जो है जनता द्वारा किया जाता है, ये भी सत्य रहेगा। नेक्स्ट है हमारा भारत में आम चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष बाद होते हैं, है ना, तो ये भी सही रहेगा। अगला है आपका उत्पादन भूमि श्रम और पूंजी उत्पादक के कारक हैं, है ना, तो ये आपका जो है असत्य हो जाएगा। उत्पादन भूमि जो है ये शायद आपका असत्य है कि सत्य है, उत्पादन भूमि की बात कर रहा है, श्रम और पूंजी उत्पादन के जो है कारक हैं, तो ये भी सही आपका यहाँ पे आंसर रहेगा इसका। यहाँ पे हमारी सही जोड़ियाँ आ जाती हैं जो कि 6 नंबर की हैं। तो पहला दिया गया है प्राकृतिक संसाधन, तो इनमें से प्राकृतिक संसाधन कौन सा है, आप देख सकते हैं कि भूमि जो है
प्राकृतिक संसाधन है ना, तो ये मानव ने नहीं बनाई है, प्रकृति से मिली है हमें, तो ये हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पे इसका प्राकृतिक संसाधन। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको अगले विषय की सब्जेक्ट की इसी तरीके से वीडियो मिल सके, है ना। सब्सक्राइब का बटन नीचे है, जल्दी से दबा दो और सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। अगला है आपका आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज की रचना किसने की थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। मत्स्य पालन, तो मछली पालन जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है ना। अगला है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये थे आपके संविधान सभा के अध्यक्ष थे, है ना, तो इनको कंप्लीट कर लेना, ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अगला है आपका ड्यूमा, तो रूस की संसद का नाम है ड्यूमा, है ना, रूस की संसद का नाम है ड्यूमा, ये रहेगा 5वें का। अगला है गेस्टापो, तो गेस्टापो की जोड़ी मिल जाएगी आपकी गुप्तचर सेवा से, ये 6वें का मिल जाएगा, है ना। ये किसका है? ये तीसरे का है, ये दूसरे का है, और ये आपका चौथे का है, ये पहले का। इस तरीके से हमारी 6 की 6 सही जोड़ियां होती हैं कंप्लीट, इन्हें आप कर लीजिए अच्छी तरीके से कंप्लीट, है ना। तो ये हो जाती है हमारी कंप्लीट। थोड़ा ये आपका ये रहेगा ना। चलिए आगे बढ़ लेते हैं आपके अगले पेज की ओर। देखिए यहाँ से हमारे एक शब्द या वाक्य में उत्तर आ जाते हैं 6 नंबर के, है ना। तो यहाँ पर रहेगा लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रणाली से होता है? तो उसे कहते हैं सरल बहुमत प्रणाली। इसका आंसर क्या लिखिएगा? सरल बहुमत प्रणाली। देखिए ये आपका उत्तर में लिख देना है, सरल बहुमत प्रणाली के द्वारा यहाँ पर लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। अगला है हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो महानदी पर हीराकुंड बांध बना हुआ है, इसका उत्तर ये रहेगा आपका। अगला तीसरे नंबर का आ जाता है गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों के नाम लिखिए। तो कौन कौन सी है? घाघरा नदी हो जाएगी एक आपकी, है ना, गोमती नदी हो जाएगी गंगा की सहायक नदी, और हो जाएगी कौन सी? गंडक भी लिख सकते हैं ना, गंडक। और यमुना नदी भी गंगा की सहायक नदियों में गिनी जाती है, यमुना भी लिख सकते हैं। चौथे नंबर का प्रश्न है भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात है, गुजरात इसका आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का 1917 की रूसी क्रांति को किस नाम से पुकारा जाता है? तो उसे जो है अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। कौन सी नाम से? अक्टूबर क्रांति आपको उत्तर में लिख देना है, ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक वीडियो मिल सके। अगला है 6वें नंबर का पालमपुर में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? तो सिंचाई का मुख्य साधन आपका इस गांव में, पालमपुर का गांव की कहानी आपने पढ़ी होगी, उसमें है कुएं और नलकूप, है ना। सिंचाई के लिए कुएं के पानी का यूज किया जाता था, या फिर नलकूप भी लिख सकते हैं, दोनों को लिख दीजिएगा तो और भी सही रहेगा, कुएं व नलकूप लिख दीजिएगा आंसर में। तो इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ये आपके हो जाते हैं कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ से आपके 6 नंबर का प्रश्न आता है जो कि आपका 2 अंकीय प्रश्न है। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके नाम लिखने हैं आपको, है ना। अथवा मैं कहता भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। मैं एक एक करके आपको सारे प्रश्नों के उत्तर बताऊंगा, तो आपको वीडियो में बने रहना है और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। देखिए भारत के केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से होते हैं? अंडमान निकोबार हो जाता है, चंडीगढ़ हो जाता है, दिल्ली हो जाता है ना। तो ये सारे हैं भारत के केंद्र शासित प्रदेश। 8 कुल प्रदेश हैं भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में, है ना। तो इनको बिल्कुल अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेना। ये रहेंगे आपके सामने, उत्तर दिया गया है, इसका स्क्रीनशॉट कर लो। अथवा में क्वेश्चन था कि भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये सारे क्या है? पड़ोसी देश हो जाते हैं, इनको उत्तर में लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है यहाँ पे, अपवाह तंत्र से क्या आशा है ना, अपवाह तंत्र से क्या आशा है। और 7वें में कहता है भारत को विश्व में किन किन नामों से जो है जाना जाता है। तो चलिए मैं आपको इसका उत्तर दिखा देता हूँ स्क्रीन पर, आपके सामने इसका उत्तर रहेगा भैया, ये रहेगा आपके 7वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। भारत को विश्व में जो है भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, इन नामों से जाना जाता है। अपवाह तंत्र का ये रहेगा आपका आशय। तो अपवाह तंत्र से तात्पर्य उन नदियों या सहायक नदियों और जलधाराओं की समूह से होता है जो कि समुद्र और झील या अन्य जलाशयों तक पहुंचाती हैं। मतलब देखिए एक तरीके से अपवाह तंत्र है, नदियां, सहायक नदियां हो गई और इनकी धारा क्या है? झीलों तक, किसी बड़े जलाशय में जाकर के चली जाती हैं। तो ये क्या है? एक पूरे अपवाह तंत्र का जो है निर्माण करती हैं। तो इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ये रहेगा आपका, है ना। नेक्स्ट हमारा आ जाता है यहाँ पे भारत के किन्हीं 2 प्रमुख झीलों के नाम लिखिए। 8वें नंबर का प्रश्न है, इसमें अथवा कहता है फ्रांस की क्रांति ने विश्व को कौन से 3 सिद्धांत दिए, है ना। तो 8वें नंबर के प्रश्न का उत्तर हम चलिए देख लेते हैं। 8वें का उत्तर है ना, भारत की 2 झीलों के नाम। तो भारत की प्रमुख झीलें, एक हो जाएगी बूलर झील, एक चिल्का झील हो जाएगी। और फ्रांस की क्रांति ने विश्व को कौन से 3 सिद्धांत दिए? स्वतंत्रता का, समानता का और बंधुत्व का। तो इन तीनों को बिल्कुल से याद कर लेना, कंप्लीट कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे हमारा क्वेश्चन आ जाता है
भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। अथवा में कहता है कि मौसम और जलवायु में कोई दो अंतर लिखिए, है ना। तो इसको हम कंप्लीट करेंगे। और 10वें नंबर का प्रश्न पढ़ लीजिए, आतंक का राज किसे कहते हैं। अथवा में कहता है 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में बटा था। तो भाई 3 वर्गों में बटा था। कौन कौन से, एक पादरी वर्ग था, एक अभिजात वर्ग था, एक सामान्य वर्ग था, है ना। तो इनका उत्तर मैं आपको बता देता हूँ, ये रहेगा आपकी स्क्रीन पर। इसका उत्तर देखिए, ये 9वीं का उत्तर देख लो पहले। तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, ये 4 कारक बताए गए हैं। अथवा में क्वेश्चन था मौसम और जलवायु में अंतर, तो इसका स्क्रीनशॉट कर लो। अगर है आतंक का राज्य किसे कहते हैं, तो आतंक का राज क्या है, देखिए जब देखिए एक समय था 1794-93 के समय पर, जब रॉब स्पियर और जैकबिन क्लब के शासनकाल में लाखों लोगों को फांसी दी गई, यही आतंक का राज कहा गया। 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में, 3 वर्गों में बटा था। तो पादरी, अभिजात और आम जनता में, है ना, सामान्य वर्ग एक तरीके से कह सकते हैं, आम जनता। अगला आपका आ जाता है यहाँ पे कार्ल मार्क्स का पूंजीवाद विचार क्या था, है ना। ये रहेगा आपका 11 नंबर का प्रश्न। इसके अथवा वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, द्वितीय इंटरनेशनल क्या था। इसके बाद आ जाता है 12 नंबर का प्रश्न, जो कि कहता है कि लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है। अथवा में है संविधान सभा क्या है। ये रहेगा आपके 11 नंबर के प्रश्न का उत्तर। यहाँ पे कार्ल मार्क्स का पूंजीवाद पर क्या विचार था, तो ये रहा उनका विचार। और द्वितीय इंटरनेशनल क्या था, तो ये आंसर दिया गया है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लेना, ताकि आपको हर एक सब्जेक्ट का वीडियो मिल सके। लोकतांत्रिक सरकार, भाई 12 नंबर के प्रश्न का उत्तर दिया गया है, लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है। और ये रहेगा संविधान सभा क्या है, उसका उत्तर दिया गया है, इसे कंप्लीट कर लेना। अगला आ जाता है हमारा पंथ निरपेक्ष क्या है। अथवा में दिया गया है आम चुनाव क्या है, लिखिए। चलिए इसका उत्तर हम देख लेते हैं, आम चुनाव और पंथ निरपेक्ष। तो पंथ निरपेक्ष क्या है, पंथ निरपेक्षता का अर्थ है राज्य किसी धर्म विशेष को प्रोत्साहित नहीं करेगा, मतलब धर्म नाम की राजनीति नहीं होगी। आगे आम चुनाव था, आम चुनाव क्या है, तो इसका आंसर भी आप देख सकते हैं, ये रहेगा आम चुनाव। आम चुनाव वह प्रक्रिया है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। अगला आ जाता है कार्यशील पूंजी से क्या तात्पर्य है। अथवा में कहता है पालमपुर गांव के विकास तंत्र के बारे में समझाइए, उसके बारे में आप क्या जानते हैं। तो 14 के उत्तर की फोटो आपको ले लेनी है, ये रहेगा, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आसानी से। आगे बढ़ते हैं, आपका 15 नंबर का प्रश्न कहता है कि रबी और खरीफ की फसल में 2 अंतर लिखिए। अथवा में है मानव पूंजी अन्य संसाधनों से कैसे श्रेष्ठ है, लिखिए। तो ये रहेगा आपका यहाँ पे रबी और खरीफ की फसल में अंतर दिए गए हैं। रबी की फसल जो है सर्दियों में बोई जाती है, जो अभी बोई जा रही है, और खरीफ की फसल जो है वर्षा ऋतु के मौसम में बोई जाती है। और उदाहरण रहेंगे गेहूं, सरसों रबी के, और खरीफ के धान और मक्का। और मानव पूंजी अन्य संसाधनों से कैसे श्रेष्ठ है, ज्ञान और कौशल की वजह से, ये आपको लिख लेना है। अगला हमारा 16 नंबर का है, संसाधन के रूप में लोग किस प्रकार उत्पादन की मात्रा को प्रभावित कर सकते हैं ना। संसाधन के रूप में लोग कैसे प्रभावित करते हैं उत्पादन की मात्रा को। अथवा में कहता है मतदाता सूची क्या है, मतदाता सूची क्या है ना, वोटर लिस्ट की बात कर रहा है। तो ये रहेगा आपका यहाँ पे संसाधन के रूप में। देखिए 16 का उत्तर आपके सामने है, 16 के अथवा वाले का मतदाता सूची का आंसर आपके सामने है, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आपका 18 नंबर का प्रश्न आ जाता है आर्थिक एवं गैर आर्थिक क्रियाओं में अंतर लिखिए। तो इसका आंसर आपके सामने रहेगा, आर्थिक और गैर क्रियाओं में अंतर। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। अथवा में क्वेश्चन था आपका सर्वाधिक गरीब जनसंख्या वाले 3 राज्यों के नाम लिखिए। तो बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड, ये 3 राज्य हैं, सबसे ज़्यादा गरीब जनसंख्या इन राज्यों में जो है पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है, इसे 3 बिंदुओं से आपको स्पष्ट करना है। तो सबसे पहले लिख सकते हैं भारत का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है ना, भारत के पास एक विशाल भौगोलिक क्षेत्रफल है, यह एशिया से प्राकृतिक रूप से अलग है, जैसे यहाँ पे हिमालय पर्वत जैसी श्रेणियाँ हैं। और एक लिख सकते हैं यहाँ पे सांस्कृतिक जो है जुड़ाव है लोगों का, ऐतिहासिकता है, और विविधता यहाँ पे सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ है, विविधता। तो इस तरीके से 18 नंबर के प्रश्न का उत्तर। अथवा में पूछा गया था आपसे हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति होने की कोई 3 लाभ लिखिए। तो क्या लाभ है, व्यापार मार्गों पर नियंत्रण, एशिया और अफ्रीका और यूरोप से समुद्री संपर्क है ना, ये लाभ बताए जा रहे हैं, रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो ये कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला आ जाता है हमारा वनों से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ लिखिए। ये आपका 19 नंबर का प्रश्न है, जो कि 3 नंबर में पूछा गया है। तो चलिए देख लेते हैं आपका 19 का अथवा और उसके उत्तर भी। देखिए ये आपका 19 नंबर के अथवा वाला प्रश्न कहता है कि वैज्ञानिक वानिकी की योजना के अंतर्गत क्या क्या कदम उठाए गए। तो चलिए मैं आपको इसका उत्तर दिखा देता हूँ, ये रहेगा आपके सामने 19 का उत्तर। देखिए वनों से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ क्या है, लकड़ी और ईंधन की आपूर्ति होती है, औषधियों का स्रोत है वन, जलवायु संतुलन बनाए रखते हैं कौन, वन, ये हो जाएगा। और वैज्ञानिक वानिकी की नई योजना के अंतर्गत आप कौन से कदम उठाए गए हैं सरकार द्वारा, है ना। तो वनों का नियोजित प्रबंधन किया जा रहा है, वनों की पुनर्स्थापना की जा रही है, वृक्षारोपण किया जा रहा है, तो ये सारे कुछ किए गए हैं।
नेक्स्ट हमारा आ जाता है आर्थिक गतिविधियों को विभिन्न क्षेत्रों में कैसे बांटा जा सकता है। आर्थिक गतिविधि मतलब ये सेवा क्षेत्र वगैरह है, ये 3 क्षेत्र होते हैं ना, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। तो ये कैसे बांटा जा सकता है, तो इन्हें 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। ये रहेंगे आपके। प्राथमिक क्षेत्र में खेती आती है, यानी कि कृषि होती है। द्वितीय क्षेत्र में उद्योग वगैरह आते हैं, कपड़ा उद्योग वगैरह जैसे, है ना। और तृतीय क्षेत्र में सेवाएं आती हैं, जैसे बैंकिंग हो गया, है ना, ये सारी कुछ। अगला है आता है आपका अथवा में कहता है मानव संसाधन भूमि और भौतिक पूंजी जैसे अन्य संसाधनों से कैसे भिन्न है, समझा करके लिखिए। तो 20 के अथवा का उत्तर आपके सामने है। तो मानव संसाधन जो है ज्ञान और श्रम और कौशल की शक्ति होती है इनमें, मानवों में, है ना। और जबकि भूमि और पूंजी ये निर्जीव संसाधन है, इनमें ज्ञान और जो है श्रम की शक्ति नहीं होती है। अगर आ जाता है हमारा 21 नंबर का प्रश्न, जो कि है लोकसभा की शक्तियों को वर्णन कीजिए 4 नंबर में। और अथवा में कहता है भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कैसे किया जाता है। देख लेते हैं, यहाँ पे आपके सामने आंसर रहेगा लोकसभा की शक्तियों को वर्णन, ये रहेगा उत्तर। कानून बनाने की शक्ति लोकसभा के पास होती है। वित्तीय बजट, है ना, बजट पास करने की शक्ति लोकसभा के पास होती है। और प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहराना, है ना, तो ये भी शक्ति लोकसभा के पास यहाँ पे होती है। इस तरीके से अगला क्वेश्चन रहेगा आपका अथवा में भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कैसे किया जाता है। तो प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, है ना, मतलब व्यक्ति की, जो व्यक्ति कमाई कर रहा है उसके आधार पर जो है निर्धनता रेखा का आकलन किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है लोकतंत्र में चुनाव की जरूरत क्यों है, लिखिए। 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। अथवा में कहता है आचार संहिता क्या होती है ना। जब चुनाव वगैरह होते हैं तो चुनाव के पहले आपने सुना होता है कि आचार संहिता लग गई, है ना, तो वो वही आचार संहिता है। ये रहेगा आपका लोकतंत्र में चुनाव की जरूरत क्यों होती है। तो जनता को प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मिलता है ना। सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित होती है। आचार संहिता क्या होती है। तो आचार संहिता एक दिशा निर्देश है जिसे चुनाव के समय राजनीतिक दलों, है ना, पॉलिटिकल पार्टीज और उम्मीदवारों द्वारा अनुसरण किया जाता है ना, ताकि चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से जो है सुनिश्चित किया जा सके। अगला क्वेश्चन हमारा लास्ट नंबर का आ जाता है भारत के सीमाकार मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। 4 नंबर का प्रश्न है। ये रहेगा आपका अरावली श्रेणी, पूर्वी घाट, विंध्य श्रेणी, महानदी, बैरन ज्वालामुखी, इनको दर्शाना है आपको। तो इनको देखिए, इनके लिए आपको क्या करना है, इनके आंसर आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं एक छोटी सी वीडियो डाल दूंगा शॉर्ट टाइप, तो उसमें आपको आंसर मिल जाएंगे। और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराया ना, तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट की तैयारी में करवा सकूँ। तो हम आपकी 1 से लेकर के 23 तक के सभी प्रश्नों के आंसर कंप्लीट कर चुके हैं। आपने अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर एक सब्जेक्ट का वीडियो मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगला वीडियो जरूर से देख लेना।